नीट स्पेशल सीरीज में हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों आज का इस सीरीज में इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम are located 16 cm apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. कह रहा बच्चों कि दो चार्ज हमारे पास, दो चार्ज में एक चार्ज है हमारा एक चार्ज मान लो Q1 चार्ज है, ये है 8 नहीं है 5. This charge is 5 × 10⁻⁸ कूलम और एक दूसरा चार्ज है जिसका वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, यानी दिस आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो ये लाइन है, इस लाइन पर कहां पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। अब कहां पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, इट मे हैपन कि दोनों चार्ज को जो जोड़ा गया लाइन है इसके बीच में कहीं पर भी ये हो सकता है, या हो सकता है कि आउटसाइड द चार्जेस, दोनों चार्ज के बाहर इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, लेकिन बाहर की पॉसिबिलिटी हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अंदर का देख लेते हैं। मान लिया कि अंदर में एक पॉइंट P है जहां पे यहां पे रिजल्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, मान लिया यहां पे। कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, किस पॉइंट पर दोनों चार्ज को जोड़ने वाला रेखा जो है कहां पे किस जगह में पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल P पॉइंट पर क्या है 0 है। अब यहां से ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस यहां से हो जाएगा 16 - x, टोटल डिस्टेंस चूंकि उसका 16 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 - x। और ध्यान रहे ये सिस्टम हमारा CGS में दिया हुआ है, ये दूरी सेंटीमीटर है और चार्ज हमारा यहाँ पे SI में है। तो ये चार्ज SI में है और ये CGS में है, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। चलो यूनिट को हम चेंज करेंगे बाद में, बट यहाँ देखते हैं कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों का सम यानी V = V1 + V2 होगा। अलजेब्रिक सम होता है, चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों का अलजेब्रिक सम हो जाएगा वहाँ पे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखो Q1 कितना है, यहाँ कूलम कांस्टेंट या कूलम फोर्स कांस्टेंट दोनों में कॉमन आएगा, उसको बाहर कॉमन आउट कर दिया। उसके बाद क्या आता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज इसका है यहाँ पे 5 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे x है और चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटी को हटाएंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब ये मीटर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये नेगेटिव चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का वैल्यू 3 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस रह गया इसका 16 - x एंड मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10⁻⁻2 ये। और कह रहा है कि रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो क्या होगा 0 होगा, इसको हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं अंदर में कॉमन क्या क्या है। कूलम का फोर्स कांस्टेंट के साथ साथ क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 10⁻⁻8 कॉमन आ रहा है, नीचे 10⁻⁻2 दोनों का हम कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻2 भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ सिंपली क्या रह गया 5/x और ये माइनस यहाँ कर लेते हैं, तो ये 3/16 - x हो गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फैक्टर्स है, ये 0 को उधर कर दिया, ये सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो फैक्टर है ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल है, ये तो 0 होगा ही नहीं, और कूलम फोर्स कांस्टेंट भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर अगर 0 नहीं है तो निश्चित रूप से ये फैक्टर 0 होगा। अब इस फैक्टर को हम 0 करके आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 5/x
अब -3/16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉर्ट आउट करना है। 5/x इधर कर दिया, 3/16 माइनस एक्स, इसको इधर ले चलिए, माइनस उधर प्लस आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 16 को 5 से तो ये हो जाएगा 80 और माइनस 5x। अब ये 5x को इधर कर लेते हैं, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 और यहाँ +3 तो +8x हो जाएगा और ये हो गया 80। इसका मतलब है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी वह पॉइंट कहाँ है, इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। चूंकि ये सेंटीमीटर में है सारा वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे जो लिया गया हमने ओरिजिनली सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर के इसमें आ गया। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, इज एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जहां पे दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। इसको पॉज करके आराम से बच्चों लिख लो। चलो अब इसका दूसरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। आप इसको आराम से लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन हम लोग ये देखेंगे, आउटसाइड द चार्ज, क्या इस साइड में कहीं हो सकता है या इस साइड में कहीं हो सकता है। अगर इस साइड में अगर हम कहीं करेंगे, देखो बच्चों दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो डेफिनेटली एक चार्ज के कारण अगर मान लिया अगर ये भी पोटेंशियल है, दूसरे के कारण क्या होना चाहिए प्लस भी पोटेंशियल, तब तो दोनों का सम टोटल 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखना है कि ये चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा है और ये चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा है। तो मैग्नीट्यूड में अगर बड़ा है तो अब यहाँ अगर वैल्यू बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, तो इसका डेफिनेटली पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अगर ये मैग्नीट्यूड में बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर इधर कहीं लेते हैं तो इसका डिस्टेंस इस चार्ज से कम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड में बड़ा, यानी डिस्टेंस छोटा तब बढ़ जाएगा, ये बड़ा तब भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों, यानी अगर वह रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ आप कंसीडर करते हो तो दो बात यहाँ हो जाएगा, एक तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दूसरा यहाँ से इसकी दूरी डिस्टेंस कम है ऑब्जर्विंग पॉइंट का। तो ये दोनों वैल्यू बता रहा है कि ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके कारण क्या हो जाएगा, एक तो मैग्नीट्यूड में छोटा है तो मैग्नीट्यूड के कारण इसका वैल्यू कम होगा, दूसरा डिस्टेंस भी ज़्यादा और कम हो जाएगा। तो चांसेस नहीं है कि एक पॉजिटिव का वैल्यू और नेगेटिव का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है तभी 0 होता है। जैसे मान लो एक 5 है प्लस और दूसरा 5 माइनस, तभी जाके 0 होगा। इनमें से किसी का वैल्यू मैग्नीट्यूड में अलग होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव का सम टोटल 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है वह रिक्वायर्ड पॉइंट, ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है। हो सकता है कि वो ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ हो और यहाँ होने से हो सकता है कि उसका रिजल्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो। अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट उस साइड में होता है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, यानी वहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 इसके कारण अब मान लो ऑब्जर्विंग पॉइंट वहाँ है तो उसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन के लिए कुछ डाटा चेंज करते हैं वहाँ पे, है ना। तो अब ये डिस्टेंस को हम लोग इस तरह से नहीं लेंगे, अब यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी ऑब्जर्विंग पॉइंट का x ले लेते हैं और इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये चार्ज यहाँ पर है, इस चार्ज से जो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से इसकी जो दूरी होगी, अब ये डिस्टेंस माइनस कर दो, ये x में से ये डिस्टेंस यानी ये माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 16 करेंगे तब यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी। तो अब उस पॉइंट पर अगर हम देखें, उस पॉइंट पे V1 के कारण इसके कारण मान लेते हैं कितना हो जाएगा, कूलम्ब कांस्टेंट, उसको हमने बाहर कर दिया, कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट। उसके बाद आता है चार्ज, यानी 5 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस हमने x रखा है और चूंकि सेंटीमीटर में है x तो इसको हमने मीटर बनाने की कोशिश करा, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद V2 ले लेते हैं, तो V2 है कितना हमारा 3 × माइनस में है 10⁻⁸
अपॉन डिस्टेंस कितना है उसका x माइनस 16 और मीटर बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करा हमने ये वैल्यू। और चूंकि ये वैल्यू हमें क्या होना है, रिजल्टेंट वैल्यू 0 होना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन आउट क्या आएगा 10 पावर -8 और क्या कॉमन आएगा 10 पावर दोनों -2। यहाँ क्या रह गया 5/x, ये माइनस यहाँ कर देते हैं और ये हो गया 3/x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करना है, ये फैक्टर तो हमारा 0 होगा ही नहीं, इसका मतलब है कि ये फैक्टर 0 होगा 5/x और -3/x माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। कैलकुलेशन मांगता है तो इसको हम लोगों ने क्या करा 5/x और इस वैल्यू को इधर कर दिया नेगेटिव वैल्यू को 3/x माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x और -80 और ये हो जाएगा 3x। अब ये 3s को इधर कर लेते हैं बच्चों, 3s इधर कर लेंगे तो 5 में से 3s इधर माइनस हो जाएगा तो 2x बच जाएगा और 80 को इधर कर लो आप, माइनस इधर गया प्लस हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 40, यानी 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एक दूसरा पॉइंट यानी पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे उसी लाइन पर होगा जहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल 0 होगा, या लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है। रिक्वायर्ड पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब आराम से इसको पॉज करके लिखो बच्चों, लिख लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों, a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. कहता है एक रेगुलर हेक्सागोन है और उस रेगुलर हेक्सागोन के वर्टिसेस में, और ये रेगुलर हेक्सागोन का साइड 10 सेंटीमीटर, मान लो ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है, कोशिश करते हैं हम लोग इसको खूबसूरत अंदाज में बनाने का। ये रेगुलर हेक्सागोन है और इनके वर्टिसेस में चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6 और हर एक साइड 10 सेंटीमीटर करके 10 सेंटीमीटर। कहता है ये सारे चार्जेस के कारण इसके सेंटर पे हमें उसका पोटेंशियल निकालना। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पे यहाँ पे हमें पोटेंशियल यानी V मालूम करना है। V इक्वल टू व्हाट। अब देखो बच्चों, ये रेगुलर हेक्सागन से हर एक वर्टेक्स की दूरी इक्वल होगा। हर एक वर्टेक्स की दूरी क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। दूसरी बात, ये रेगुलर हेक्सागन जो है, रेगुलर हेक्सागन यानी चारों साइड, ये 6 साइड्स का इक्वल है, 10-10 सेंटीमीटर का है। तो ये जो साइड, ये एक साइड जो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, ये ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। इसका मतलब है हर चार्जेस की दूरी जो है सेंटर से 10-10 सेंटीमीटर पर है। तो अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू को डिराइव करना है तो यहाँ पे Q1, Q2 और ये Q6, ये सब के सब कितना है 5 माइक्रोकूलम, यानी माइक्रो को कूलम में चेंज करते हैं तो 6 - 6 करते हैं, इतना कूलम। अब वहां पे हमें पोटेंशियल निकालना, एक का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा, चूंकि चार्ज सबका इक्वल है और डिस्टेंस भी सबका इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे V का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ 6 टाइम्स ऑफ कूलम पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू 1 चार्ज। तो 1 चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो कूलम फोर्स कांस्टेंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो 6 और K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 पावर 9, 9 × 10 पावर 9, और यहाँ चार्ज का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5 × 10 पावर -6 अपॉन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इसको 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मीटर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, तो अब ये कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ 10 पावर यहाँ पे यहाँ 10 है, 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 8 हो गया,
उसके बाद 10 पावर यहाँ 2 है, 10 पावर -2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 10 पावर -4 हो गया। अब बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, बाहर में मल्टीप्लाई कर दो एंड 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27 यानी 270, तो ये 270 एंड मल्टीप्लाई 10 पावर 8 और 10 पावर -4, तो यहाँ 8 और 10 पावर -4, अब यहाँ हो गया 270 इंटू 10 पावर 4। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड साइंटिफिक इसमें फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल हम यहाँ से उठा करके यहाँ लाते हैं 2 डिजिट, तो 2.7 हो जाएगा। हमने 2 डिजिट इधर किया, लेफ्ट किया, तो 2 पावर इसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो 10 पावर 4 है तो यहाँ 6 हो गया। चूँकि पोटेंशियल है तो यहाँ पे वोल्ट लिखते हैं। पॉज करके लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at a distance at a point A and B 6 cm apart. Identify an equipotential surface of the system. What is the direction of the electric field at every point on this surface? Very good question. एक चार्ज है बच्चों Q1 और ये वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम यानी 10 पावर -6 कूलम, और एक दूसरा चार्ज है Q2 और इसका वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस R, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इन दोनों चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा। डेफिनेटली इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि दोनों के कारण बीच में अगर पोटेंशियल अगर देखा जाए तो इस पॉइंट में पोटेंशियल सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे होकर के एक लाइन एक प्लेन क्रॉस कर लो, इससे होकर के ये जो प्लेन होगा वो प्लेन यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो ये लाइन होता है, इस लाइन के ऐसे वो प्लेन होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन होगा और बिल्कुल उसके मिडिल में होगा। तो यहाँ हम लोग को लिखना है कि आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पहले हम लोग लिखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस will be at perpendicular bisector, at perpendicular bisector यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। डेफिनेटली डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, देखो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो जाहिर है डायरेक्शन यहाँ पे कैसा होगा, तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो डेफिनेटली डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगा। अब यहाँ से अगर लाइन ऑफ फोर्स चलता है तो इस जगह में आने के बाद तो इस बिल्कुल स्ट्रेट होगा, फिर जाकर के यहाँ पे अगर ऐसे आता है लाइन ऑफ फोर्स की बात करें तो यहाँ तो स्ट्रेट होगा, और फिर जाकर के इसी तरह से इधर की बात करेंगे यहाँ बिल्कुल पैरेलल चलेगा, उसके बाद यहाँ पे हो। तो इसका मतलब है कि इस पूरे प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बिल्कुल दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उसके पैरेलल होगा। सारा डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल होगा उस पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में, और ये फ्रॉम Q पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular to the surface पर परपेंडिकुलर होगा, और किधर से किधर, फ्रॉम पॉजिटिव टू
टू नेगेटिव चार्ज। चलो, होप इसका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 10 पावर माइनस 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है यानी एक स्फीयर है। स्फेरिकल कंडक्टर बोले तो एक स्फीयर है और वो स्फीयर है कुछ इस तरह से, मान लो ये स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अब इसके सरफेस पर चार्ज है, चार्ज क्यों चार्ज है 1.6 10 पावर माइनस 7 कूलम। Spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of this 1.6 10 power minus 7 कूलम distributed uniformly on its surface। इसके सरफेस में ये चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, यानी पूरे में ये चार्ज फैला हुआ, हर जगह समान चार्ज है, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है कहां पे, इनसाइड द स्फीयर। दूसरा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी आपको पहला जो क्वेश्चन है वो स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्योंकि चार्ज स्फीयर के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना अगर पड़े किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं और ये देखते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है कि नहीं। कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है क्योंकि चार्ज तो इस गोले के सरफेस में बाहर में है, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो सीधे ए में उसका जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा। अब बी में देखते हैं जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इसे कहने का मतलब है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे, यानी ये ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा यहाँ पर है और ऑब्जर्विंग पॉइंट P जो है यहाँ पर है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर का वैल्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कूलम कांस्टेंट या कूलम फोर्स कांस्टेंट, ये डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग, है ना, 1/4πε0 एंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज कितना है 1.6 10 पावर माइनस 7 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस तो उसका रेडियस हो जाएगा यानी 12 स्क्वायर। चूंकि ये 12 हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो 12 को हमें मीटर बनाना पड़ेगा। चूंकि बाकी ये चार्ज हमारा कूलम में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 12 × 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। ये मीटर में आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 पावर 9, ये हो गया 1.6 10 पावर माइनस 7। नीचे यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 12 × 12 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर माइनस 2, फिर होल स्क्वायर है तो 10 पावर हो जाएगा माइनस 4। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ 16 अगर कर दिए होते तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ 16 कर दे बच्चों तो एक 0 यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ 8 हो जाएगा। और ये 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ 10 पावर कितना रह गया 8, और यहाँ पे 10 पावर माइनस 7 है, और नीचे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144 हो जाएगा, और 10 पावर यहाँ हो गया माइनस 4। तो ये तो यहाँ से हमने कैंसिल करा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ 10 पावर 8 और 10 पावर यहाँ पे है माइनस 7, 8 माइनस 7 तो 10 पावर 1 हो जाएगा, और नीचे 10 पावर माइनस 4 है। अब 10 पावर माइनस 4 ऊपर करोगे 10 पावर प्लस 4 हो जाएगा, यानी 10 पावर प्लस 4 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 5 हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। तो आप बच्चों इसको पॉज करके आराम से लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों इसका, बी तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसका हम लोग सी देख रहे हैं। सी में कह रहा है बच्चों एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर से
18 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है और ये दूरी को हम लोग r लिखते हैं जनरली। ये दूरी r है 18 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जर्विंग पॉइंट का सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूरी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 1.6 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 18 सेंटीमीटर है, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते, ये होता है 9 × 10⁻9 और ये 1.6 10⁻⁻7 अपॉन, और ये हो गया 18 स्क्वायर है तो 2 बार 18 कर लेते हैं हम लोग, 18 कर लेते हैं, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर तो 10⁻⁻4 हो गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 9 2 जा तो ये हो गया 18, और 2 को यहाँ से हम लोग कैंसिल करते हैं 0.8, तो ये हो गया 0.8, और 0.8 को हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से इस पार कर देते हैं, इसको 80 कर देते हैं। 80 कर दिया, दो लिया हमने, यहाँ से इसको एक 0 और लिया तो 80 हो गया। नीचे कितना है, यहाँ पे हमारा 18 है, नीचे हमारा 18 है, नीचे 18 है। अब यहाँ पे देखना हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 100 इससे लिया है और लेकर के इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.8 को। तो 0.8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ कैंसिल करोगे, डेसिमल 2 अंक इधर आ जाएगा, 8 तो क्रॉस किया, एक 0 और आएगा, 80 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 2 0 निकाल लिया, यानी यहाँ पे क्या रह गया हमारा 7 रह गया, 9 में से 2 निकल गया 7, और बाजू में यहाँ 10⁻⁻7 एंड डिवाइडेड अपन यहाँ 10⁻⁻4। अब 80 को अब हमें डिवाइड करना है इससे 18 से, तो पहले तो छोटा कर लेते हैं हम लोग, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, यानी 40/9, 40 2 जा 80 और 18 2 जा 9 2 जा 18। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं हम लोग बच्चों, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे छोटा सा डिवीज़न है, आप डिवीज़न खुद भी कर सकते हो। 9 है और यहाँ पे 40 है, 4 टाइम चलेगा 36, 4 आ रहा है, डेसिमल आएगा 0, फिर 4 टाइम चलेगा, तो इसको हम लोग कर देते हैं 4.44 कर देते हैं, एंड 10 पावर, देखो 10⁻7 10⁻⁻7, ये तो 10⁻0 हो गया यानी 1, और 10⁻4 को ऊपर कर लेते हैं तो 10⁻4 को ऊपर कर लेंगे, 10⁻4 को ऊपर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻4, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको बोलते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, आराम से पॉज करके लिखो इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में एयर है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो d है, प्लेट्स का एरिया मान लेते a है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी, इसका जो कैपेसिटेंस है C0 का जो कैपेसिटेंट है जब एयर है वो है 8 पिकोफैराड, यानी 8 × 10⁻⁻12 फैराड। अब क्या करा, अब प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हमने हाफ करा, डिस्टेंस को हमने ये d' डिस्टेंस और पहले वाले डिस्टेंस का हाफ कर दिया। एरिया ऑफ द प्लेट्स चेंज नहीं है, चार्ज भी चेंज नहीं है। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने घुसा दिया, अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर घुसा दिया गया, और इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो वैल्यू है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो वैल्यू है आपको 6। अब ये नया जो कैपेसिटेंस होगा हमारा C' मान लेते हैं, ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A/d', चूंकि एरिया ऑफ द प्लेट्स हमने चेंज नहीं करा, डिस्टेंस हमारा d' है, एप्सिलॉन नॉट A/d', और ये उसके साथ साथ आपने क्या रख दिया यहाँ पे
उसमें हमने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा लगा दिया, तो कप्पा टाइम से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो गया इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश का वैल्यू है डी अपॉन 2 कप्पा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये 2 पर चला जाएगा ट्वाइस ऑफ कप्पा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको बोलते हैं हम लोग इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कहते हैं। जब डिस्टेंस डी था तो ये वैल्यू है, इसका मतलब है ये वैल्यू हमारा कितना है, तो ये है 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 2 और इंटू 6 इंटू 6। तो अब इस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96 इंटू 10 पावर माइनस 12। इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रखते हैं, या नहीं तो आप इसको 10 पावर माइनस 12 को हम लोग क्या कहते हैं, पिको फराड कहते हैं। ये फराड आ गया, इसको हटा देंगे तो इस वैल्यू के लिए हम पिको लगा देते हैं, तो यानी 96 पिको फराड, ये उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हुआ। लिख लो बच्चों, इसको पॉज कर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है जिनके कैपेसिटेंस हर एक का 9 पिकोफैराड है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। 3 कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया। ये एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया और फिर एक इस तरह से तीसरे से कनेक्ट किया। इसका कैपेसिटेंस C1 ये है 9 पिकोफैराड, C2 ये भी है 9 पिकोफैराड, और ये C3 भी है 9 पिकोफैराड। ये सिचुएशन है। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब सीरीज में रहता है बच्चों, सीरीज में जब रहता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल जो है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है, यानी इस तरह से होगा ये। और चूंकि हर एक का वैल्यू क्या बच्चों 9 पिकोफैराड है, 1/9 1/9 1/9, यानी 3 टाइम्स अपॉन 9 1/9, तो ये 1/3 हो गया। तो 1/c हो गया 1/3, यानी c इक्वल टू हो जाएगा 3 पिकोफैराड, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों का क्या हो जाएगा 3 पिकोफैराड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। यानी इस कॉम्बिनेशन को अगर हमने 120 वोल्ट वाले सोर्स से अगर हम कनेक्ट कर दें, 120 वोल्ट वाले सोर्स से कनेक्ट कर दें, तो इन सब के अक्रॉस यानी V1 V2 और V3 प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें मालूम करना पड़ेगा, ये हमें मालूम करना पड़ेगा। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको पहले मैं यहाँ से हटा दूँ बच्चों, तो ये मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का वैल्यू होगा, ये टोटल पोटेंशियल 3 जगह बढ़ जाता है हमारा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बच्चों, और पोटेंशियल का वैल्यू देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपन पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो चार्ज अपन क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो अब सवाल है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर एक कैपेसिटर के प्लेट्स में चार्ज का वैल्यू सेम होता है, चार्ज डिफरेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब है तीनों में चार्ज सेम है। अगर V1 की बात करें तो Q1 अपॉन C1 हो जाएगा, चार्ज सबका सेम है, और हर एक का कैपेसिटेंस भी सेम है, C1 C2 C3 वो भी सेम है, इसको C मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q अपॉन C प्लस Q अपॉन C, तीनों का सेम है बच्चों, चार्ज सेम है और तीनों का कैपेसिटेंस भी सेम है, C1 C2 C3 सब सेम है, सबको हमने C मान लिया। तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ Q अपॉन C, थ्राइस ऑफ Q अपॉन C। अब यहाँ पे चार्ज मेंशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच पोटेंशियल इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। यानी ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे, ये वैल्यू हमारा कितना है, ये वैल्यू है 120 वोल्ट,
120 वोल्ट है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3Q अपॉन यहाँ C का वैल्यू हर एक के साथ क्या है 9 पिको फराड, तो 9 और हम लोग कर दिया 10 पावर -12, तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 3 इंटू 10 पावर -12। लिखो बच्चों, इसको यहाँ तक मिटाना पड़ेगा।